हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का 3rd चैप्टर। कौन सा? धातु और अधातु। तो धातु और अधातु की रिएक्शन देख रहे थे, किस किस के साथ? वायु के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जल के साथ रिएक्शन, ठंडा जल, गर्म जल, भाप, इनके साथ रिएक्शन वो अपन ने पढ़ ली थी। अब जो 3rd था टॉपिक, उसमें क्या था? अम्लों के साथ मेटल की क्या क्या रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो जो अम्ल है उसके साथ मेटल कैसे बिहेव करेगा वो अब आज की क्लास में अपन देखेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अम्लों के साथ रिएक्शन क्या हो रही है। ठीक है, तो धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। जब जल के साथ रिएक्शन हो रही थी तो वो क्या कर रही थी? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रही थी। जब अम्लों के साथ रिएक्शन होगी तो क्या करेगी? लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब देखते हैं जो मेटल है, ये क्या है? मेटल। वो क्या करेगी? डाइल्यूट एसिड। क्या करे? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड का मतलब है तनु अम्ल। तनु अम्ल के साथ रिएक्शन करेगी तो सॉल्ट बनाएगी, मतलब लवण बनाएगी। क्या बनाएगी? लवण। ठीक है, लवण। और हाइड्रोजन गैस मतलब H2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगी। ये थी किसके? अम्ल के साथ रिएक्शन। ये तो था इसका बेसिक कि अम्ल के साथ क्या क्या रिएक्शन उसकी हुई। अब देखेंगे कि कौन कौन से अम्ल के साथ धातु रिएक्शन कर रही है। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी स्ट्रक्चर की किस तरीके से ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो अब जब कोई धातु नाइट्रिक एसिड मतलब नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है, या फिर प्रतिक्रिया बोलो या फिर अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। हाइड्रोजन गैस नहीं बनती यहाँ पर। क्यों नहीं बनती भाई? क्योंकि अपन ने बोला था पहले कि अगर मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराई तो उसमें सॉल्ट बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। पर ये तो बोल रहा है अगर किसी धातु की, किसी मेटल की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाए, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाए, तो रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया या रिएक्शन करवाई जाए तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती ना भैया, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो HNO3 होता है, HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। ये एक मजबूत ऑक्सीकरण है। ये क्या है? मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है। ऑक्सीकरण क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन बाहर निकलती है, हाइड्रोजन बाहर निकलती है। ठीक है, ये क्या? मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है। तो ऑक्सीकरण एजेंट होने की वजह से हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। ये उत्पादित H2 को पानी में ऑक्सीकृत कर देता है। अब जो हाइड्रोजन गैस बन रही थी ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ये पानी में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? H2O में। जो हाइड्रोजन गैस है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ये H2O में कन्वर्ट कर देगा, मतलब पानी में ऑक्सीकृत कर देता है। और स्वयं किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब N2, ये क्या है? N2O, NO और NO2 इसके साथ रिएक्शन करके ये बना लेता है, जो क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं ये तीन, N2O, NO, NO2। याद रखना, N2O, NO और NO2। तो इनके साथ जो गैस बनी हाइड्रोजन गैस, क्या बनी? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को किस में कन्वर्ट कर दिया? इसने पानी में ऑक्सीकृत कर दिया, मतलब उसको जल बना दिया। और स्वयं क्या बन गया? खुद क्या बन गया? NO2, N2, NO और NO2, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड में कम हो जाता है, मतलब बदल जाता है। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम, अब बात आई अगर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन मैग्नीशियम और मैग्नीज से कराए, मैग्नीशियम और मैग्नीज Mg और Mn से कराए, तो अत्यधिक तनु HNO3 के साथ प्रतिक्रिया करके H2 गैस बनाता है। भाई ये कौन सी बात हुई कि जब HNO3 की जो धातु है नाइट्रिक एसिड किसके साथ? मेटल। ये क्या? नाइट्रिक एसिड। अपन रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं? एसिड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं मेटल के साथ में। तो मेटल की रिएक्शन किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे। तो बात हुई थी कि हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट होता है। इस वजह से क्या होता है? जो H2 गैस बन रही थी
जो H2 गैस बन रही थी उसको किसमें बदल देता है, H2 में ऑक्सीकृत कर देता है, मतलब उस H2 मतलब जो H2 गैस है उसको H2 में बदल देता है, मतलब उसको पानी बन जाता है, ठीक है। और स्वयं क्या करता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड है जैसे NO, NO2, N2O, तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब बात है अगर उसी नाइट्रिक एसिड क्या हुआ, एसिड है, अब इसकी रिएक्शन किसी मेटल से करवाए, मेटल जो से मैग्नीशियम से कराए, ये क्या मेटल है, मैग्नीज से कराए, एक मैग्नीशियम और एक मैग्नीज, इनसे कराते हैं तो क्या होता है, अत्यधिक तनु HNO3 के साथ प्रतिक्रिया करके मतलब अभिक्रिया करके H2 गैस बनाता है, ठीक है। इन दोनों के साथ में क्या बनाता है, H2 गैस बना सकता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस नहीं देता है, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, H2 गैस देता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रबल या फिर मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है, कौन, नाइट्रिक एसिड। तो ये हुई इसके बाद कि अम्लों की रिएक्शन किसके साथ, धातुओं के साथ, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्वा रजिया नाम से अपने एक टॉपिक है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जैसे अपन ने पढ़ लिया था सोडियम की रिएक्शन होगी, एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम की रिएक्शन होगी, सबकी रिएक्शन हो रही है, सब अपन ने पढ़ा था ठंडे जल के साथ, गर्म जल के साथ, भाप के साथ। लेकिन जो अभिक्रिया नहीं कर रहा था वो कौन था, सोना, चांदी, कॉपर, लेड, ये क्या कर रहे थे, किसी से रिएक्शन नहीं कर रहे थे। तो क्या हुआ, फिर जो मेटल थे उसने क्या हुआ कि जंग छिड़ गई, फिर वो क्या कर, ऐसे थोड़ी होता है कि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करे, इनकी भी रिएक्शन होनी चाहिए, तो ये रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन किसके साथ करते हैं वो देखते हैं अब, ठीक है। तो जो एक्वा रेजिया होता है उसमें क्या होता है, इंटरस्टेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये एक्वा रेजिया होता है इज यूज्ड फॉर डाइल्यूट ऑफ गोल्ड, जो सोना होता है उसको पिघला देता है। एक्वा रेजिया सॉल्यूशन होता है, सोने को क्या करता है, पिघला देता है, ठीक है, वो पूरी तरीके से उसमें डिसोल्व हो जाता है, कौन, सोना, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके कि जब 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बोला, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का ताजा मिश्रण होता है, जो एक्वा रेजिया होता है वो क्या होता है, एक होता है अपने पास में पोंग मतलब सांद्र है, यहाँ पर क्या है, सांद्र क्या है, H2SO4 और दूसरा क्या अपने पास में कॉन्सेंट्रेट, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। ये होता है कौन सा, सेकंड कौन सा, नाइट्रिक एसिड, जो अभी भी पढ़ा था अपन ने, HNO3, इसका क्या होता है, 3:1 में इसको मिलाते हैं, 3:1 में इसको मिलाते हैं, मतलब कि 3 भाग H2SO4 के लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के और 1 भाग लेंगे HNO3 के, इन दोनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, इन दोनों का सॉल्यूशन बनता है, जो सॉल्यूशन ये है, ठीक है, सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। ये सॉल्यूशन करता क्या है, तो ये सोना भंग कर सकता है, मतलब सोने को क्या गला सकता है ये। तो अब हुई ना सोने के साथ रिएक्शन, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था अब किसके साथ कर रहा है, इन दोनों के सॉल्यूशन के साथ। कौन कौन सा, H2SO4, याद रखना ये सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा है, सांद्र, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, इसमें जो जल की मात्रा कम है लेकिन H2SO4 की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। भाई H2SO4 तो बोलते हैं हम लोग राजा को है, ये अच्छी अच्छी चीजों को जला देता है, तो फिर सोना क्या है, तो ठीक है। एक्वा रेजिया होता है जो भले ही इनमें से कोई भी अम्ल अकेले ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इनमें जो H2SO4 होता है ना वो अकेले ऐसा नहीं कर सकता कि वो सोने को भंग कर दे, मतलब सोने को पिघला दे ना, नाइट्रिक एसिड ऐसा कर सकता है, HNO3 भी ऐसा अकेला नहीं कर सकता, लेकिन ये दोनों ही क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब इन दोनों को साथ में मिलाया जाता है तो एक सॉल्यूशन बन के तैयार होता है, जो क्या करता है, गोल्ड का सत्यानाश कर देता है। एक्वा रेजिया एक अत्यधिक संक्षारक है, संक्षारक का मतलब क्या होता है, उसको खराब कर देना, जो धुआं तरल है, मतलब कि सोने का धुआं कर देता है वो। ये उन कुछ अभिकर्मों में से एक है जो सोने और प्लेटिनम क्या होती है,
ये भी धातु होती है जो सोने से भी महंगी होती है, ठीक है। प्लेटिनम, सोना और प्लेटिनम को घोलने में सक्षम है, इतना पावरफुल है ये कि जो गोल्ड और प्लेटिनम को भी ये घोल देता है। तो ये था एक्वारेजिया। अब बात करते हैं अन्य धातु नमक के साथ धातु की प्रतिक्रिया क्या होगी, कि मतलब जो धातु है उनकी नमक के साथ क्या प्रतिक्रिया, नमक मतलब सोल्ट, सोल्ट मतलब लवण, उसके साथ क्या क्या रिएक्शन होगी। तो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु कम प्रतिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों से या घोल से पिघले हुए रूप में विस्थापित कर देती है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, अगर जो अधिक क्रियाशील कोई भी अपने पास में कंपाउंड है वो कम क्रियाशील कंपाउंड में से उसको अलग कर देगा, तो ये क्या होगा, अगर उसको वहां से हटा रहा है तो इसका मतलब क्या, विस्थापन कर रहा है, उसका क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है, वहां से उसको हटा रहा है तो क्या हो गया, विस्थापन, मतलब उसको डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वहां से, भाई तू हट जाए यहाँ से, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि रिएक्शन हुई कैसे। अब देखो इसकी रिएक्शन कैसे हुई, तो इसकी रिएक्शन हुई तो अपने पास में क्या बोला इसने कि अत्यधिक क्रियाशील, प्रतिक्रियाशील या फिर क्रियाशील बोल सकते हो, या प्रतिक्रियाशील या फिर क्रियाशील भी बोल सकते हो, प्रतिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों के घोल से पिघले हुए रूप में विस्थापित कर देती है। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन ली Zn, Zn क्या होती है, मेटल होती है, ठीक है। उसकी रिएक्शन कराई CuSO4, ये क्या है, घोल है। यहाँ पे बात हुई थी ना कि उसके यौगिकों के घोल से, यौगिकों से घोल या पिघले हुए रूप में विस्थापित कर देती, तो ये रिएक्शन हुई। इसमें क्या हुआ, Zn क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है, कंपेरिजन टू कॉपर के। तो ये क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से निकाल के बाहर फेंक देगा और खुद इसकी जगह आके बैठ जाएगा। जब इसको यहाँ से निकाल के बाहर फेंक रहा है तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इसका, इसकी जगह से इसको हटा रहा है, तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और उसका विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ से हट गया और यहाँ पर आके कौन बैठ गया, Zn भाई साहब आकर बैठ गया, ZnSO4, और कॉपर क्या निकल गया, बाण निकल गया, ठीक है, कॉपर क्या निकल गया, बाण निकल गया। ये यहाँ पे क्या था, जिंक था, जिंक क्या था, जो कॉपर को बाहर निकाल ले किससे, उसके कंपाउंड जो क्या था CuSO4, जो क्या था उसका यौगिक था, मतलब उसका कंपाउंड था, उससे बाहर निकाल गया। अब बोले कि ये रिएक्शन हुई, क्या इसको वापस उल्टा करके देखे, इस रिएक्शन को वापस उल्टा करके देखते तो क्या मिलता है, अब लेते कॉपर और क्या लेते थे, ZnSO4। अब ये बोलते कि जो कॉपर है क्या वो Zn को हटा देगा, जैसे Zn ने कॉपर को हटा देगा क्या, तो नहीं हटा पाएगा। तो यहाँ पर कोई कंपाउंड बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ज्यादा क्रियाशील कौन है, जिंक है। अगर कॉपर इसके पास आएगा भी कि तू हट जा, मैं तेरी जगह बैठूंगा, तेरा डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से टिकट काट रहा हूँ, लेकिन ये क्या बोलेगा कि ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मारेगा इसके दो रेपट और निकाल देगा इसको बाहर, ये इससे क्रिया नहीं करने देगा, ये इसके कंपाउंड को नहीं छोड़ेगा। जबकि क्या Zn स्ट्रॉन्ग है, अत्यधिक क्रियाशील है, वो कॉपर को हटा सकता है उसकी जगह, और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। यही तो बोला कि अत्यधिक प्रतिक्रियाशील या फिर क्रियाशील धातु है, कम क्रियाशील धातुओं को, तो अत्यधिक क्रियाशील कौन थे, Zn, कम क्रियाशील धातु को, कॉपर को उसके यौगिक से घोल या पिघले हुए रूप में विस्थापित कर देती, विस्थापित कर दी। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बात हुई, नमक के साथ रिएक्शन हो गई, धातु के साथ, मेटल के मतलब मेटल की अम्ल के साथ रिएक्शन होगी। अब अपन देखेंगे प्रतिक्रियाशील श्रृंखला, मतलब सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी नाम से भी एक टॉपिक है। तो सक्रियता श्रेणी होती क्या, सक्रियता श्रेणी का मतलब है कि कौन कौन सी मेटल है जो ज्यादा क्रियाशील है। जैसे यहाँ पर बात आई थी किसकी, Zn मतलब जिंक और कॉपर की। तो इसमें अपने को पता कैसे चला कि जिंक ज्यादा क्रियाशील है या कॉपर ज्यादा क्रियाशील है, तो वो देखते हैं, इनकी क्या होती है, सीरीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, प्रतिक्रियाशील श्रृंखला या फिर बोल सकते हैं सक्रियता श्रेणी। तो वो क्या होती है सक्रियता श्रेणी, उसमें होता है, यहाँ पर था कि धातु था, बी लवण विलयन था, और ए जो दूसरी धातु थी, और धातु का विलयन से मतलब बी जो विलयन, उससे कॉपर ऑक्साइड बाहर निकला था। तो ये क्या, धातु बी का लवण विलयन ये बाहर निकल गया, ठीक है। ये तो ये थी इसकी रिएक्शन, किसकी,
ये अपन ने देख ली थी, अम्ल की रिएक्शन देख ली, मेटल के साथ लवण की रिएक्शन देख ली, जल की रिएक्शन देख ली, वायु के साथ भी रिएक्शन देख ली। नेक्स्ट में अपन देखेंगे सक्रियता श्रेणी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर कोई बच्चा नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करे। अगर कोई डाउट रहे तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सक्रियता श्रेणी और संयोजकता के बारे में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।